फ्रेंड्स, टू सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका जीएस के नए सेशन में। और जो हमारी प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 है। आज हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ रहे थे स्रोत, है ना। स्रोत, जो प्राचीन भारत है उसके स्रोत कहाँ से मिले हैं और किस तरह के स्रोत से हम लोग प्राचीन भारत से रूबरू होते हैं। तो उसमें उसके तहत हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा था। पहला हमारा भाग था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमारा भाग था साहित्यिक स्रोत और तीसरा भाग था विदेशी यात्रियों के द्वारा जो स्रोत हमको दिए गए हैं, विदेशी यात्रियों द्वारा जो स्रोत मिले हैं। अब विदेशी यात्रियों से स्रोत का मतलब जैसे मेगास्थनीज भारत आया था, लूनीज भारत आया था, है ना, और जो वास्को डी गामा वगैरह जो भारत आए थे, तो इन लोगों ने भी कुछ साक्ष्य एकत्रित किए थे। कुछ इन्होंने अपना थ्योरी इन्होंने दी थी। तो उस थ्योरी को भी भारतीय इतिहासकारों ने उसको एक प्राचीन भारत का एक स्रोत बना दिया है। तो 3 तरह के स्रोत हम लोग पढ़ते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशों से मिले स्रोत। तो उसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, है ना। तो इस स्रोत के तहत हम लोग जो पढ़ चुके थे, अभिलेख पढ़ चुके थे, अभिलेख के बाद सिक्के पढ़ चुके थे और मूर्तियां पढ़, इतनी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत के तहत हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा था अभिलेख, है ना। इसके बाद दूसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था सिक्के, दूसरा पार्ट हम लोगों ने सिक्के पढ़ा था और तीसरा पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था मूर्तियां। तीसरा पार्ट हम लोगों ने मूर्तियां पढ़ा था, है ना, मूर्तियां। तो ये 3 कंप्लीट हो गए। अब देखो, अभिलेख से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताई थी। अभिलेख का मतलब होता है कि पत्थरों में लिखी भाषा, पत्थरों में लिखी भाषा। देखो, अभी भी ऐसे ऐसे स्रोत मिलते हैं खुदाई में जिनको आप लिपि जिनको समझ ही नहीं पाते हो। इनकी ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि थी, हाँ ठीक है, और प्राकृत भाषा थी। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि के एक अपोजिशन में चलती थी खरोष्टी लिपि, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि का सबसे ज्यादा उदाहरण हम लोगों को अफगानिस्तान के एरिया में देखने को मिलता है। तो अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों में लिखा हुआ लेख। अभी भी जैसे अभी 2019 में पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू मंदिर निकला था। 8000 साल पुराना एक हिंदू मंदिर था। तो उसकी चट्टानों में जो भी लेख लिखा गया था, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, क्या होगा, ठीक है, यूरेनियम और कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। और भारत में सबसे पहले अभिलेखों की खोज की थी अशोक ने, ठीक है, अशोक ने। अशोक का साथ दिया था जेम्स प्रिंसिप ने। जेम्स प्रिंसिप और टी पेंथेलर नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, पुरातत्ववेत्ता थे, इतिहासकार थे। उन्होंने अशोक के साथ मिलकर ये अभिलेख का निर्माण किया था और इसके बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। तो अब और मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख था उसमें अशोक का नाम अशोक मिला था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो मास्की और गुर्जरा में अशोक ने कुल 14 अभिलेख बनाए थे, ठीक है। तो अभिलेखों के बारे में इतनी जानकारी आपको हो गई। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो बुर्ज होम का, ठीक है, बुर्ज होम का अभिलेख सबसे पुराना है, ठीक है। और सबसे अधिक अभिलेख मिले कहां है, तो सबसे अधिक अभिलेख, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिलेख, सबसे अधिक अभिलेख हमको मिले हैं कहां, मैसूर में। मैसूर में, मैसूर जो आज कर्नाटक है। यह प्रश्न पूछा गया था कि मैसूर कर्नाटक का बना 1972 में। इसके बाद आता है सिक्के। तो जो सिक्के था, तो सिक्के में से जो उस समय के जो सिक्के थे वो चांदी के, तांबा के, पीतल आदि के बने होते थे। चांदी के, तांबा के, पीतल आदि के सिक्के उस समय बने होते थे। तो जो
चांदी और तांबे के सिक्के थे, उनका जो चलन था, उनका चलन बहुत ही रेयर केस में कम था। जो चांदी और तांबे के सिक्के थे वो बहुत ही कम चलन में उनका था। सोना और शीशा, सबसे ज्यादा मिट्टी के सिक्के चलते थे। मिट्टी के सिक्के जो ढाले जाते थे तो सबसे ज्यादा वही मिट्टी के सिक्कों का प्रचलन था। और एक बात याद रखना कि उस समय जो मिट्टी के सिक्के थे वो ईसा की 3 सदियों में शुरू हुए थे। मिट्टी के सिक्के ईसा की 3 सदियों में शुरू हुए थे, ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चालू किए? इंडो ग्रीक ने। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चालू किए? इंडो ग्रीक ने। और सबसे अधिक सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने, ठीक है। और जो उस समय के सिक्कों पर किसका नाम लिखा होता था? तो सिक्कों पर मछली, है ना, बैल आदि के चित्र बने होते थे। लेकिन जैसे ही बीतता गया, प्राचीन भारत बीता, मध्यकालीन भारत आया, तो आधुनिक भारत आया, तो उसमें क्या हुआ कि सिक्कों पर राजा या कोई महापुरुष खुद अपना चित्रण करने लगा। जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा कि जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त एक गुप्त साम्राज्य का जो राजा था, उसने खुद अपना सिक्का जारी किया था, उसने अपनी फोटो लगाई थी। वर्तमान में भी आप देख रहे हैं जो हमारे महापुरुष महात्मा गांधी हैं, उनका फोटो लगाया, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में सिक्के में मछली, बैल आदि के चित्र होते थे। खुद शासक अपना नाम नहीं लिखवाता था। इसके बाद आती मूर्तियां। मूर्तियों से संबंधित साक्ष्य यही मिले हैं कि मूर्तियों का आरंभ जो होता है वो कुषाण काल से शुरू होता है। कुषाण वंश, है ना। तो कुषाण वंश की जो स्थापना थी वो कुडुलकड विशिष्ट नामक राजा ने की थी। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो उसने मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू किया। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले पूजी जाने वाली मूर्ति किसकी थी? तो याद रखना, बुद्ध की। सबसे पहली पूजी जाने वाली मूर्ति बुद्ध की थी, ठीक है। बुद्ध की मूर्ति थी, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्मारक एवं भवन। पुरातात्विक स्रोत में जो पार्ट 4 है वो हमारा आता है स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन, ये हमारे पुरातात्विक स्रोत के बिंदु है कि इन बिंदुओं के आधार पर हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में जो महलों और मंदिरों की प्रथा थी, प्राचीन काल में जो महलों और मंदिरों की प्रथा थी वो 2 शैलियों पर आधारित थी। एक तो द्रविड़ शैली थी, है ना, और एक मथुरा शैली थी, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना पॉइंट लगा के, प्राचीन कालीन वास्तुकला शैली प्रमुख 2 भागों में बटी थी। प्रमुख 2 भागों में बटी थी, ठीक है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? ये पहली थी द्रविड़ शैली और दूसरी थी अपनी मथुरा शैली। बाद में देखो, इसके बाद बहुत सारी शैलियों का निर्माण हुआ। नागर शैली हुआ, तो नागर शैली वगैरह जो राजस्थान के एरिया में था, जो सबसे प्रचलित थी, जो बाद में गांधार शैली भी है, जो सबसे प्रचलित द्रविड़ शैली और मथुरा शैली थी। अब देखो इन दोनों शैलियों में अंतर क्या है? तो सबसे पहला, जितना भी दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में यही प्रचलित थी। ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी और ये दक्षिण भारत को छोड़कर सभी, दक्षिण भारत को छोड़कर हर जगह, दक्षिण भारत को छोड़कर हर जगह। अभी भी जब आप साउथ की पिक्चरें देखते होंगे तो आपको ये देखने को मिलता होगा कि बहुत बड़ा एक आलीशान एक महल है और उसमें अपना शूटिंग वगैरह होती है। तो ऐसी शिलाएं जो है वो साउथ में ही हमको मिलती है। जो बाहुबली पिक्चर है, देखो कितना बड़ा उसमें महल है। क्या कभी अपने इलाके में कोई उतना बड़ा महल देखने को मिला? आज तक नहीं मिला, क्योंकि शैली ही नहीं है ना वो, जिसको आज हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर।
आर्किटेक्चर बोलते हैं भाई अगर आप कोई अपना मकान बनवा रहे हो तो क्या आप आर्किटेक्चर को ले आओगे, भाई बोल देगा भाई इतना कमरा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आप ऐसे बना लो। तो आप छोटी सी जगह में आप उसको एडजस्ट कर लेते हो आर्किटेक्चर की सहायता से, ठीक है। लेकिन उस समय की जो शैली थी ना, अब समझ लो उस समय का साइंस आगे था कि आज का साइंस आगे है, ठीक है। देखो द्रविड़ शैली कितने बड़े बड़े मकान और इन्होंने ये बना के खड़े कर दिए थे। और साउथ में ही हम लोग एक देखते हैं चोल मंदिर है, सॉरी सोर मंदिर, सोर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर मंदिर पूछा था, सोर मंदिर कहां है, ठीक है। तो सोर मंदिर ये केरल राज्य में है, केरल। अब देखो सोर मंदिर की, बोलो सर सोर मंदिर क्यों बताया आपने, तो सोर मंदिर की एक विशेषता है कि कम से कम 100 टन के पत्थर, 100 टन के पत्थर लेकर इनकी वो ऊपर का ध्वज बनाया गया है। ऊपर की जो मंदिर की जो होती है आकृति वो 100 टन पत्थर की बनाई गई है। तो ये प्रश्न लाजमी है कि सर 100 टन का पत्थर उस समय कौन ले जाता होगा, कौन ले जाता होगा भाई, ठीक है। उस समय क्रेन का सिस्टम तो था नहीं, पोकलैंड तो थी नहीं कि भाई उठाओ आप रख दोगे। आज क्या होता है भाई, अगर आप मेट्रो काम हो रहा है तो एक क्रेन आएगी, मेट्रो की उठा के उधर रख देगी, खत्म हो गया। लेकिन उस समय तो पोकलैंड और जेसीबी वगैरह थी नहीं, फिर ये हजार टन के ऊपर कैसे जाता था। तो याद रखना हाथियों की सहायता से उसको ले जाया जाता था, ठीक है। अगर हाथियों की सहायता से आप इतनी बड़ी उसका छत बना रहे हो तो हाथी जहां चलेगा वो कितना मजबूत होगा ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो कि द्रविड़ शैली कितनी स्मार्ट और अच्छी थी और दक्षिण भारत में ये प्रचलित थी। इसके बाद मथुरा शैली आती है। दक्षिण भारत को छोड़कर जो भी शैलियां वगैरह अपने इधर का जो भी आप आर्किटेक्ट देख रहे हो, जितने भी महल देख रहे हो, नवाब वाजिद अली शाह का जो भी मकबरा है दिल्ली में जो भी है, तो कहीं ना कहीं मथुरा शैली पर इसको बनाया गया है। हाँ, कभी बाद में आगे चलकर ऐसा हुआ था कि द्रविड़ मथुरा दोनों मिलकर भी कुछ चीजें बनाई गई थी, वो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आगे आएंगे। फिर इसके बाद गांधार शैली भी आएगी, गांधार शैली आएगी क्योंकि खजुराहो के मंदिर है वो इन्हीं शैलियों से मिक्स होके बने हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ द्रविड़ शैली को देखोगे, सिर्फ मथुरा शैली को देखोगे, तब वो देखने में तुमको आकर्षक लगेंगी। भाई आप अभी भी गए नहीं होगे तो मूवी में सबने देखा होगा दक्षिण भारत के जो मंदिर है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर देख लो भाई, ये भी एक मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। देखो भाई इसका तुम खंड ही नहीं गिन सकते हो कितने खंड का है। आप बृहदेश्वर मंदिर गूगल में टाइप करना आ जाएगा, ठीक है। बहुत विशाल काय बना है, ठीक है। तो अगर हम स्मारक और भवन की बात करें तो उस समय के जो स्मारक और भवन थे वो सिर्फ दो शैलियों पर निर्भर थे भाई, द्रविड़ शैली और मथुरा शैली। अच्छा, द्रविड़ शैली का विकास हमारे साउथ इंडिया में हुआ था और मथुरा शैली का विकास साउथ इंडिया को छोड़कर हुआ था, ठीक है। अब उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, ये भी अच्छा है। उत्तर भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर कालांतर में नागर शैली, कालांतर में नागर शैली तथा देखो उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो कालांतर में नागर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर वेसर शैली पर आधारित हुए, वेसर शैली पर आधारित हुए, ठीक है। जिसमें द्रविड़ प्लस मथुरा दोनों शैलियों का चित्रण किया गया। द्रविड़ प्लस मथुरा दोनों शैलियों का चित्रण किया गया, ठीक है। अब देखो अभी हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की जो शैली थी वो द्रविड़ शैली थी और दक्षिण भारत को छोड़कर सबसे ज्यादा मथुरा शैली ही आकर्षित हुई। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए इतिहास पीछे होता गया और मनुष्य जो था वो आधुनिकता की ओर बढ़ता गया,
तो नागर शैली और मेसर शैली दो नई शैलियों का निर्माण हुआ, नई शैलियां आई, लेकिन ये नई शैलियां कोई नई नहीं थी भाई, इन्हीं से ही मिलकर बनी थी। ठीक है, तो जो नागर शैली थी वो हमारे उत्तर भारत में मतलब मथुरा शैली से ही निकलकर एक नागर शैली बनी, और दक्षिण भारत में मेसर शैली द्रविड़ से ही निकलकर बनी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नागर शैली और मेसर शैली दोनों का जन्म द्रविड़ शैली और मथुरा शैली से हुआ है। इतनी बात बच्चों समझ में आई आपको? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, आता है स्मारक भवन के बाद आता है चित्रकला। ठीक है बेटा, चित्रकला। चित्रकला, अब देखो उस समय का जो डिजाइन था, उस समय की जो चित्रकारी थी कैसी थी प्राचीन भारत की। ठीक है, तो इससे हमें जीवन शैली का पता चलता है, जीवन शैली का पता चलता है। ठीक है, जो भी हमारी जो जीवन शैली थी, जो चित्रकला थी, उस समय की जो पेंटिंग थी, कला थी, उस कला को देखकर हमको ये पता चलता है कि उस समय का जो जीवन था, जीवन जो शैली थी, दिनचर्या थी, वो किस तरह की थी। ठीक है, अब उस समय की एक अजंता की जो चित्रकारी है, अजंता की चित्रकारी से, अजंता की चित्रकारी से क्या भाई, अजंता की चित्रकारी से भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति, चित्रकारी से भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति, भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, जो अजंता की गुफा थी, जो अजंता की गुफा थी, उसमें जो पेंटिंग हुई थी, चित्रकारी हुई थी, उससे हमें भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलता है। अब देखो प्रश्न ये आता है कि अजंता के साथ साथ एक गुफा एलोरा भी थी। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित के और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ना, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म की मूर्तियों को चित्रित किया गया है। अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें लिखने को आता है ना, जो क्वेश्चन आपको लिखना होता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं होते, आपको लिखने विस्तृत होते हैं, तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है जो हम लिखा रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो अजंता और एलोरा की जो चित्रकारी थी, उससे हमें भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। बोला सर जी कैसे हम समझेंगे कि बहुत अच्छी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है? तो देखो, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दोनों अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने इसको क्या किया था, बनवाया था। तो अजंता अब जब बनवाया था तो इसमें ऐसा क्या है कि देखने से हमको भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। देखो, सबसे पहला बौद्ध, कभी भी आप बौद्ध मठ में जाओगे, बौद्ध मंदिर में जाओगे, है ना, तो क्या वहां पे बहुत पीस, शांति मिलती है। कभी भी आप किसी भी बौद्ध मंदिर में जाओगे तो वहां क्या होती है, बिल्कुल शांति मिलती है ना, शांति। तो भावनाओं की सुंदरता, उसकी जो चित्रकारी है उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि बस ये बोलने वाला है अभी। ठीक है, तो उसका इतनी सुंदरता, ऐसी उसकी 3D पेंटिंग की गई है कि अगर आप किसी भी एंगल से देखोगे तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई बस ये बोलने वाला है कुछ अभी। उसमें याद रखना, अजंता एलोरा में, अजंता एलोरा में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियां हैं। तीनों धर्म की मूर्तियां हैं। ठीक है, और ये है कहां, देखो ये महाराष्ट्र के
औरंगाबाद में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, तो चित्रकारी चित्रकला से अजंता एलोरा की गुफा में समझ में आया। तो इससे हमें जीवन की शैली का पता चलता है, और जीवन की शैली के साथ साथ उस समय जो अजंता और एलोरा की चित्रकला थी, अजंता और एलोरा की चित्रकला थी, उससे हमको भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अब देखो, अब उसमें बना क्या है, देखो अजंता की चित्रकारी में, अजंता की चित्रकारी में माता व शिशु का चित्रण किया गया है, का चित्रण किया गया है, जो गुप्त काल की भावना को प्रदर्शित करता है, जो गुप्त काल की भावना को प्रदर्शित करता है। अब देखो, अजंता और की जो चित्रकारी है, उसमें एक चित्र बना है जिसमें माता और शिशु का। ठीक है, माता और शिशु का जो जिस तरह से उसका चित्रण किया गया है, उससे भाई गुप्त काल जो समय का था, गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग भी बोलते हैं भाई, ये याद रखना, गुप्त काल को स्वर्ण युग बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल को किन किन बातों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जो चित्रण था ना, उस समय की चित्रकारी थी, उसको ऐसा देखने से ऐसा लगता नहीं भाई बहुत अच्छा है यार, जो इन्होंने मूर्तियां बनाई बहुत अच्छी, माता और शिशु की जो मूर्ति है वो उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करती है। और देखो, अंदर से जिसकी जैसी भावना होती है उसका चित्रण सेम कर देता है। पेंटर क्या होता है, पेंटर भाई मोनालिसा का जो चित्रण किया गया कैसे किया गया, आपने अभी देखा था कि अभी जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी, तो उसमें एक जो पूछा गया था, है ना, उस रिया चक्रवर्ती से, तो उसने बोला था कि जब सुशांत पेरिस ट्रिप पे गए थे तो उन्होंने एक चित्रकारी देखी थी। उस चित्रकारी में क्या था भाई, पिता अपने लड़के को खा रहा है, या ऋषि अपने शिष्य को खा रहा है, मुंह में उसको खाते हुए देखा गया, तो उसको देख के वो डिप्रेस हो गया। ठीक है, तो मतलब ऐसी चित्रकारी देखने को तो भाई जो अच्छे जो पेंटर होते हैं ऐसी चित्रकारी कर देते हैं कि बस आंखें उसे हटती ही नहीं है। तो वही चित्रकारी की यहाँ की विशेषता बताई जा रही है। आपसे बस यही पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, तो सबसे पहला कि गुप्त काल की चित्रकारी इतनी अच्छी थी कि उसको देखकर हमारा मन उससे हटने को मन ही नहीं करता है। किसका चित्रण था, माता और शिशु का। कहां पर था, अजंता की गुफाओं में। और ये किसकी विशेषता बताता है, गुप्त काल की एक विशेषता बताता है। ठीक है, और गुप्त काल की भावनाओं को व्यक्त करता है। इसके बाद आता है प्रश्न कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से मिली चित्रकारी से उनके धार्मिक होने का पता चलता है, उनके धार्मिक होने का पता चलता है। देखो, अब ये कैसा फैक्ट है, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था, उसकी जो पेंटिंग मिली है, उसकी पेंटिंग में क्या क्या दिखाया गया है। उसकी पेंटिंग में भाई पशुपतिनाथ का चित्र है ना, एक कुंवर वाले बैल का चित्र है ना, और भाई उसमें कुछ ज्योति जलती हुई दिखाई गई है, कुछ मतलब धार्मिक चीजें का चित्रण किया गया है। तो ऐसा लगता है कि उस समय जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो जीवन शैली थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो धर्म से काफी जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब जुड़ा हुआ था, बोलो सर जी कैसे बोल रहे हो। देखो, हमने आपको प्राचीन भारत में जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें ये समझा दिया था कि ये जितने भी अवशेष हैं या जितने भी प्रमाण आपको मिल रहे हैं, ये सिर्फ अवशेषों पर ही प्रमाण है। ठीक है, अवशेषों को देखकर इनको प्रमाणित किया गया है। किसी ने भाई प्राचीन काल में कोई आदमी जिंदा थोड़ा बैठा है, उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने जो बोल दिया भाई हम वही मान के चल रहे हैं, हम वही मान के चल रहे हैं। तो उस समय की जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो चित्रकारी थी,
जो पेंटिंग थी, बहुत खुदाई होने के बाद जब जैसे उसके अवशेष मिले हैं, तो अवशेषों से भाई अब एक मान लो पेंटिंग मिल गई, अब उसमें कुछ पूजा करती हुई एक स्त्री है ना, और एक फिगर बना है, एक उसमें एक कुबड़ वाला पशुपतिनाथ का चित्र है ना, एक लिंग उसमें रखा है, लिंग की पूजा करते थे। तो भाई ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में क्या जाएगा भाई, आप यही सोचोगे ना कि यार कोई आदमी पूजा कर रहा है, बस तो पूजा कर रहा है उसके मतलब धार्मिक है, तो बस वही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली चित्रकारी से उनके धार्मिक होने का पता चलता है। अब देखो इसमें एक चीज और बताई आपको, आजकल देख लो, आज ही कल अगर आप फोटो खींचते हो, चित्रकारी का मतलब क्या, चलो आप वो पेंटिंग नहीं है कि भाई बैठ के तुम पेंटिंग करो, फोटो खींचते हो, तो अब अगर आप कोई अननोन फोटो देख रहे हो, अगर अननोन फोटो देख रहे हो और उसमें एक शेर है ना, मान लो उस फोटो में एक शेर है और एक लड़का पीछे भाग रहा है ना, और जंगल है, तो उससे आप मतलब आप कंक्लूजन क्या करोगे भाई, आप यही बोलोगे कि कोई लड़का जंगल गया होगा या कोई शिकारी जंगल शिकार करने गया होगा और लेकिन उस शेर के पिंजरे में फंस गया, शेर के रेंज में वो आ गया, अब वो अपनी जान बचा रहा है ना। तो अगर ये चित्रकारी आपसे बोला जाए कि इसके बारे में कुछ बोलो, जैसे एसएसबी में होता है कि एक तुमको पिक्चर दिखा दिया जाएगा, अब बोला जाएगा कि आप इसमें अपना कुछ एप्टीट्यूड दो, हमको कुछ समझाओ ये किसका फिगर है, तो बस वही है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो इसमें एक चीज और है कि उस समय एक स्थान था बशार। देखो ये सब चीजें आपको नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेंगी, ठीक है। बसार से प्राप्त मोहरों द्वारा, बशार से प्राप्त मोहरों द्वारा उनके व्यापारिक होने का पता चलता है, व्यापारिक होने का पता चलता है, व्यापारिक होने का पता चलता है, ठीक है। अब देखो बशार एक प्राचीन भारत की एक बशार जगह थी, उस बशार से क्या हुआ है भाई, मोहरें मिली है, मोहरें। अच्छा मोहरें अगर मिली है तो अगर कहीं भी पैसा मिल रहा है तो उसके क्या मतलब होगा कि भाई वहां का आदमी बहुत धनाढ्य होगा, बहुत धनी होगा, व्यापार वगैरह करता होगा, लेन देन करता होगा, है ना। बैंक तो उस समय थी नहीं कि आपने मोहरें उठाई और स्टेट बैंक में जमा कर दी, है ना, खाते में तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा, ऐसा तो कुछ था नहीं भाई। अगर मोहरें उनके वहां से मिली है तो इसका मतलब है बसार के जो आदमी थे, बसार के जो आदमी थे वो काफी व्यापारिक आदमी थे और उनके पास बहुत सारी मोहरें और पैसे थे, ठीक है। तो अच्छा अब बोलोगे सर ऐसे आप क्यों लिख रहे हो, देखो अभी बीटीसी का पेपर हुआ था तो सीधा सीधा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे कि प्राचीन भारत की विशेषताओं का वर्णन करो या गुप्त काल की ऐसी 2 विशेषताएं लिखो, तो भाई ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। जितने भी एग्जाम होते हैं टीचर वाले, टेट सीटर वाले, उनमें वगैरह लिखने को आता है, ठीक है। और अगर इतना तुमको विस्तृत नॉलेज होगा तो आप बहुविकल्पी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑप्शन एलिमिनेट करके। इसके बाद साहित्यिक स्रोत, भाई इसके बाद शुरू होता है आपका, ये तुम्हारे पुरातात्विक स्रोत खत्म हो गए। पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, स्मारक, भवन तथा चित्रकला, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। अब हमारा शुरू होता है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत शुरू होता है, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। अब देखो साहित्यिक स्रोत का पहले मतलब देखो साहित्य का मतलब क्या है। देखो साहित्य का मतलब होता है कि क्या क्या उस समय शैली थी। साहित्य का मतलब कौन कौन सी उस समय रचनाएं हुई, कौन कौन किसी उस समय धार्मिक मान्यताएं थी और क्या उस समय लिखा गया, कौन से कवि वगैरह थे, कौन सा काल उस समय साहित्यिक काल चल रहा था, या ब्राह्मण साहित्य, वेद, पुराण, वेदांग, छंद, है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये सब साहित्य से संबंधित है। इनकी रचना कैसे हुई, कैसे इनकी खोज हुई, साहित्य के बारे में हमको यही पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें साहित्यिक स्रोत लिखो, ये 2 प्रकार के थे। साहित्यिक स्रोत है ये 2 प्रकार के थे साहित्यिक स्रोत। पहला तो आपका आ गया धार्मिक साहित्य, ठीक है, पहला था आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा था लौकिक साहित्य। पहला आपका था
धार्मिक साहित्य, और दूसरा आपका स्रोत था लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो धार्मिक साहित्य आता है, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य की कल्पना की गई। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य व ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में बताया गया, के बारे में बताया गया। ठीक है, जो धार्मिक साहित्य था उसमें ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण साहित्योत्तर के बारे में बताया, ब्राह्मणोत्तर के बारे में बताया गया। अब देखो ब्राह्मणोत्तर साहित्य क्या था, देखो ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जैन व बौद्ध रचनाओं का वर्णन है, जैन व बौद्ध रचनाओं का वर्णन है। जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य था उसमें जैन और बौद्ध रचनाओं का वर्णन है, जबकि लौकिक साहित्य में ग्रंथ। ठीक है, अब इसे नंबर 2 डालो इधर। लौकिक साहित्य में जीवन, रचना आदि का वर्णन है, आदि का वर्णन है। अब देखो जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के हैं, पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अब देखो अभी हम ब्राह्मण साहित्य जब पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या है, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जैन और बौद्ध की जो रचनाएं, जो उस समय की दिनचर्या, जो उनका जो काल था, उसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। ठीक है, और लौकिक साहित्य में क्या है, लौकिक साहित्य में कल्पना, ठीक है, कल्पना है, जीवनियां है, ठीक है, और रचनाएं हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में ये आपका अंतर है। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक में हम उसमें ब्राह्मणोत्तर संबंधित है जैन और बौद्ध से। लौकिक साहित्य में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, रचना ग्रंथ आदि का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप चैनल को भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई सपोर्ट आपका चाहिए भाई, आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपको यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा।